तो प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टार्ट करते हैं फिर से। और जो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मेन कंपोनेंट है, ठीक है, यानी जो थ्योरी है, उसे आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स का वो क्या है। जब मैंने आपको अर्थ के इंटीरियर क्लासिफिकेशन बताया था तो आपको मैंने बताया था क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ का एक और क्लासिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के जब हम मैकेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो अर्थ की ऊपरी परत है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो उसकी निचली परत है उसे हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। यानी अर्थ की जो सबसे ऊपरी परत है उसका हमने रखा है नाम लिथोस्फीयर, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर होती है। और लिथोस्फीयर के नीचे क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर। अगर आप देखें तो जो लिथोस्फीयर है उसको अगर आप ध्यान दें तो लिथोस्फीयर जो आपकी क्रस्ट है और जो मेंटल का ऊपरी भाग है दोनों को सम्मिलित करता है। यानी जो लिथोस्फीयर है उसमें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग दोनों क्या है, सम्मिलित है। और इसकी गहराई कितनी है, 100 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका हमने लिथोस्फीयर नाम रखा, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। और उसके नीचे जो परत है वो एस्थेनोस्फीयर की तरह है। अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो ऊपरी परत लिथोस्फीयर है वो निचली परत एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है। ये एक्चुअली एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर सी रही है। ये वैसे ही है जैसे आपने अगर साइकिल की या अगर किसी आपने गाड़ी की बॉल बेयरिंग देखी होगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बॉल बेयरिंग का जो अंदर वाला हिस्सा है और जो बॉल बेयरिंग का ऊपर हिस्सा है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ऊपर वाला हिस्सा ऑपोजिट डायरेक्शन में और नीचे वाला हिस्सा किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। तो हमारी पृथ्वी भी एक्चुअली बॉल बेयरिंग की तरह ही काम करती है। तो जो इसकी जो ऊपरी परत है जिसे हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रही है, तैर रही है। आप कल्पना करिए अपने दिमाग में कि एक गोला है जो पृथ्वी है और जिसकी एक ऊपरी परत है और उसके नीचे एक दूसरी परत है, यानी अंदर एक बॉल है, उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है जो लगभग 100 किलोमीटर की है। और वो जो ऊपरी परत है वो निचले परत पे क्या कर रही है, तैर रही है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, जो हमारी लिथोस्फीयर है वो निचली एस्थेनोस्फीयर जो है उसके ऊपर क्या कर रही है, वो तैर रही है। अब जैसा अगर आपने साइकिल की बॉल बेयरिंग पे आप ध्यान दें तो जो ऊपरी उसकी जो परत होती है, जो निचले परत के ऊपर इंडिपेंडेंटली मूव करती है, वो आपस में जुड़ी हुई होती है। लेकिन अब हमारी पृथ्वी के साथ एक समस्या है और समस्या ये है कि जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ये नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी लिथोस्फेरिक परत है वो वास्तविकता में जुड़ी नहीं हुई है, बल्कि बड़े बड़े हिस्सों में क्या है, टूटी हुई है। तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी जो एस्थेनोस्फीयर की जो प्लेट है, एस्थेनोस्फीयर की जो परत है, वो परत क्या है, बड़े भागों में टूटी हुई है। और यही जो बड़े भाग हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक प्लेट कहते हैं। अब आप कल्पना करिए कि वो जो बॉल है अंदर वाला एस्थेनोस्फीयर, जिसके ऊपर लिथोस्फीयर की परत है, और वो परत कई अलग अलग हिस्सों में क्या है, टूटी हुई है। एक हिस्सा यहाँ है और दूसरा हिस्सा यहाँ है। अगर ये परत एक साथ जुड़ी हुई होती तो लिथोस्फीयर हमेशा एक साथ गति करती। लेकिन क्योंकि ये परत टूटी हुई है तो एक जो हिस्सा है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दूसरा हिस्सा किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और क्योंकि ये परत जो है वो टूटी हुई है तो हमारी जो एक लिथोस्फेरिक प्लेट है यानी परत है, वो दूसरे लिथोस्फेरिक परत से क्या करती है, इंटरेक्शन करती है, अंतरक्रिया करती है। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि व्हाट आर प्लेट्स, प्लेट क्या होती हैं, तो आप जवाब क्या देंगे, लिथोस्फेरिक स्लैब्स आर नोन एज प्लेट। यानी लिथोस्फेयर के इस विशाल खंड को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। लिथोस्फेयर का विशाल खंड क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। तो जो प्लेट्स हैं वो क्या है, बेसिकली स्लैब्स ऑफ लिथोस्फेयर हैं, लिथोस्फेयर के टुकड़े हैं। अब अगर सवाल आपसे पूछे कि व्हाट इज टेक्टोनिक्स, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, द रिजल्टेंट रिएक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स आर नोन एज टेक्टोनिक्स। अब जब ये प्लेट जो है, जब ये आपस में एक दूसरे से अंतर क्रिया करती हैं, अंतर क्रिया जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से करती है हमको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्लेट है वो एक दूसरे से टकरा सकती हैं, दूर जा सकती हैं, या एक दूसरे से रगड़ सकती हैं। यही तीन चीज होगी प्लेट में। तो ये जो प्लेट का आपस का इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन का जो भी रिजल्टेंट रिएक्शन है, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटों की अंतरक्रिया से निकलने वाले नतीजों को विवर्तनिकी या टेक्टोनिक्स कहा जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, लिथोस्फेरिक स्लैब्स आर नोन एज प्लेट्स, द इंटरेक्शन एंड द रिजल्टेंट रिएक्शन बिटवीन प्लेट्स अमंग प्लेट्स आर नोन एज टेक्टोनिक्स। सो दिस इज प्लेट टेक्टोनिक्स। जब आप किताब में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, आप बिल्कुल उसको एक तरफ रखिएगा और याद रखिएगा, कोई भी पूछे व्हाट आर प्लेट्स, लिथोस्फेरिक स्लैब्स आर नोन एज प्लेट। लिथोस्फेयर के टुकड़ों को ही हम प्लेट कहते हैं। एंड द रिजल्टेंट रिएक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स आर टेक्टोनिक्स। ठीक है,
चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं और उसके नीचे क्या है, एस्टेनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी हिस्से को सम्मिलित करती है। अब मैंने आपसे कहा क्या, लिथोस्फीयर क्या है, टुकड़ों में टूटी हुई है। अगर आप पृथ्वी की लिथोस्फीयर यानी जो ऊपरी परत है उसको अगर आप खोल दें, तो आपको खोलने के बाद ये सारी जो परतें हैं वो दिखाई देंगी। तो ये जो डिफरेंट परतें हैं ये पृथ्वी में पाई जाती हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख लीजिएगा, हमारी पृथ्वी में कितनी परतें पाई जाती हैं, 7 परतें पाई जाती हैं। और बहुत सारी एक्चुअली ये जो परत है, ये जो ये टुकड़े हैं, 7 बड़े जो टुकड़े हैं, इनके अलावा कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी हैं जिन्हें हम माइनर प्लेट्स कहते हैं। मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स कितनी है, मेजर प्लेट्स 7 प्लेट्स हैं और आप उसे लिख लीजिएगा। सबसे पहली जो प्लेट आप लिखिए, ये जो ऊपरी हिस्सा है इसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। निचला जो हिस्सा है, दूसरी जो बड़ी प्लेट है उसे हम कहते हैं साउथ अमेरिकन प्लेट। तीसरी प्लेट अफ्रीकन प्लेट। चौथी प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट है। उसके बाद आपकी इंडियन प्लेट। उसके बाद आपकी पैसिफिक प्लेट। और फिर आपकी सबसे नीचे कौन सी है, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, तो कितनी प्लेट हुई, 7। नॉर्थ अमेरिकन 1, साउथ अमेरिकन 2, अफ्रीकन 3, यूरेशियन 4, इंडियन 5, पैसिफिक प्लेट 6 और अंटार्कटिका प्लेट 7। तो हमारी कितनी प्लेट्स हैं, 7 प्लेट्स है। यूपीएससी के स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कितनी प्लेट्स अगर पूछा जाए तो आपको बताना है, आपको बताना है कि 6 प्लेट्स है। वो 6 प्लेट्स कैसी है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अगर आप मिला दें तो सिर्फ एक प्लेट बनती है जिसे हम अमेरिकन प्लेट कहते हैं। तो एक माइनस हो जाएगी तो 6 प्लेट्स हो जाएंगी। तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता है तो प्लेट्स कितनी आपको बतानी है, 6 प्लेट्स बतानी है। बट इन जनरल ज्योग्राफी जियोलॉजी हम कितनी प्लेट जानते हैं, 7 बड़ी प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया बहुत सारी माइनर प्लेट हैं, जैसे नास्का प्लेट है, ठीक है, स्कॉटिया प्लेट हो गई, यहाँ पे फिलिपाइन प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई। ये क्या है, ये माइनर प्लेट्स हैं। तो ये 7 प्लेट जो है हमारी पृथ्वी में एग्जिस्ट करती हैं। और ये 7 प्लेट्स क्या है, लिथोस्फीयर के 7 बड़े टुकड़े हैं। लिथोस्फीयर के 7 बड़े स्लैब्स हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हमारा जो मूवमेंट, अब जो प्लेट है, अगर प्लेट अपनी जगह पे बनी रहती और हिलती ना अपनी जगह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी प्लेट्स हैं, ये प्लेट क्योंकि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं, तो ये तैरते तैरते एक दूसरे से टकराती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर पूल में कोई चीज अगर पड़ी हुई है, उसमें आप जरा सा भी फोर्स दीजिए तो चीजें आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, क्योंकि वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं, तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। सवाल ये उठता है कि जो जो ये फोर्स जो है, एक्चुअली अगर वो तैर रही हैं तो भी उनको मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या जो भी उनमें ड्रिफ्ट हो रहा है, उस ड्रिफ्ट के लिए उनको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहां से आती है, यानी जो प्लेट में गति होती है उसके रीजंस क्या हैं। प्लेट में गति के 3 कारण हैं। एक है कन्वेक्शन करंट्स, दूसरे हम कहते हैं स्लैब पुल, और तीसरे को कहते हैं रिज पुश। ठीक है, अब कन्वेक्शन करंट्स क्या है, बेसिकली आप ये समझिएगा, ये हमारे अर्थ का मेंटल है। तो कोर से हमारी रेडिएटिव एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी से हमारा जो ये मेंटल का हिस्सा है निचला, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये गर्म होने के बाद जो हमारे रॉक्स हैं वो गर्म होके धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। याद रखिएगा, स्पीड बहुत कम होती है। ये रॉक्स धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। जैसे जैसे ये जो मॉल्टन रॉक्स है ऊपर उठती हैं, वैसे वैसे वो क्या होती है, ठंडी होती हैं। और फिर उनमें जो उनकी स्पीड है वो कम हो जाती है। और क्योंकि नीचे से लगातार धक्का आ रहा है, तो ऊपर पहुंचते हुए रॉक्स ठंडी होती हैं और दोनों डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। मुड़ने के बाद वो ठंडी रॉक इधर आके वापस दूसरी तरफ से नीचे गिरती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। यानी मॉल्टन रॉक जो है वो आउटर कोर मेंटल के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ उठती हैं, और उठने के बाद मेंटल के ऊपरी हिस्से में ये डाइवर्ट होती हैं और दूसरी तरफ से वापस नीचे चली जाती है। ये जो करंट मोशन, ये जो करंट का जो मोशन है, इसी करंट के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, संवहनीय तरंगे। तो संवहनीय तरंगे जब मूव करती हैं, तो देखिए, जब ये जो तरंगे हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो ये जो ऊपर की जो प्लेट है वो क्या करेगी, उसको धक्का देगी। तो जो ऊपर की प्लेट है उसको इस डायरेक्शन में धक्का देगी, और यहाँ जो संवहनीय तरंगे हैं वो इस प्लेट को दूसरी डायरेक्शन में धक्का देंगी। तो जब ये दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रही हैं, तो बीच में क्या होगा, ये जो प्लेट है इस जगह से टूट जाएगी और प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी।
क्योंकि ये प्लेट इससे दूर जा रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो दूसरी प्लेट है इससे इस किनारे पे ये टकराएगी, यानी इस किनारे पे दो प्लेट टकराएंगी और वो प्लेट जो भारी होगी वो हल्की के क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। इस तरीके से ये करंट फिर से हमारे जो मेटल के निचले हिस्से में जाएगा और फिर से ऊपर की तरफ उठेगा। इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। तो कन्वेक्शन करंट्स हम मानते हैं कि प्लेट में मोशन का जो सबसे जो प्रोमिनेंट रीजन है, प्रोमिनेंट फैक्टर है, वो क्या है, कन्वेक्शन करंट्स है। अब आपने समझा कि हमारे जो हमारे कन्वेक्शन करंट्स है वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। अब देखिएगा दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक को हम कहते हैं स्लैब पुल, दूसरे को हम कहते हैं रिज पुश। ठीक है, स्लैब पुल क्या है समझिएगा। देखिए ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा इससे टकराया और यहाँ पे ये नीचे जाने लगा, इसे हम ज्योग्राफी में सबडक्शन कहते हैं। क्या करने लगा, सबडक्ट करने लगा। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए अगर आप टेबल पे बैठे हैं और अपनी किताब को लीजिए और खोल के उसको टेबल पे रख दीजिए और फिर धीरे धीरे उसका एक हिस्सा जो है वो टेबल से नीचे की तरफ सरकाइए। कुछ जब उसको आप नीचे की तरफ सरका देंगे, खिसका देंगे, तो आप पाएंगे कि जो इसका हिस्सा लटक रहा है, अब वो लटकता हुआ हिस्सा जो है वो बचे हुए किताब के हिस्से को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर ज्यादा मात्रा में आपने उसको खिसका दिया है तो वो जो नीचे हिस्से का जो वेट है वो क्या करेगा, पूरी किताब को नीचे की तरफ घसीटेगा। तो जब ये जो कॉन्टिनेंट है ये सबडक्ट करके नीचे जाता है तो ये जो नीचे वाला हिस्सा जो इसका वेट है वो वेट ग्रेविटी की वजह से बचा हुआ जो हिस्सा है उसे अपनी तरफ खींचता है। इस खिंचाव को हम क्या कहते हैं, स्लैब पुल कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रिज पुश। यहां से देखिए रिज से क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, मैग्मा निकलता है। तो जब मैग्मा निकलता है तो होता क्या है कि रिजेस के आसपास जो आपके एक मिनट, रिजेस के आसपास क्या होता है, यहाँ पे आपके जब ये ओशन में होता है तो क्या बनते हैं, ओशन में आपके बनते हैं, मैंने आपको बताया था वॉल्केनिक वो माउंटेन्स बनते हैं जिसे हम ओशनिक रिजेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनते हैं, ओशनिक रिजेस, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो जो प्लेट का हिस्सा होता है ये देखिए ये ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब ये हिस्सा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, आप बीच में कुछ चीज रख दीजिए, मोबाइल रख दीजिए और दोनों तरफ अपनी किताबें उसको थोड़ा सा बेंड करके रख दीजिए। किस फॉर्म में, उसको आप ओशनिक रिजेस के फॉर्म में रख दीजिए। तो ये हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा क्या करेगा, नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा और स्लाइड करके पूरे जो प्लेट है उसको दूसरे डायरेक्शन में क्या करेगा, धक्का देगा। इसे हम क्या कहते हैं, रिज पुश। यानी जो ये रिज के साथ जो प्लेट्स हैं उनका जो ऊपरी उठा हुआ भाग है वो अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा प्लेट को, जिसे हम क्या कहते हैं, रिज पुश। तो तीन फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, कन्वेक्शन करंट, स्लैब पुल और रिज पुश। स्लैब पुल और रिज पुश जो है वो बहुत ही माइनर रीजंस हैं प्लेट मोशन के। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, कन्वेक्शन करंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि जो आपके प्लेट हैं वो कितने तरह की होती हैं, यानी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो कितने तरह की होती हैं। याद रखिएगा लिथोस्फेरिक प्लेट दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं ओशनिक प्लेट और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब जाहिर सी बात है जो ओशनिक प्लेट है, यानी प्लेट का वो हिस्सा जिसके ऊपर समुद्र है, उसे हम क्या कहते हैं, ओशनिक प्लेट। अब जो हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लिथोस्फेयर है वो कितना मोटा है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो लिथोस्फेरिक प्लेट की मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर। तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स भी लिथोस्फेरिक प्लेट के ऊपर हैं और ओशंस भी हमारे क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट के ऊपर है। तो ये सब प्लेट है, ये हिस्सा प्लेट का कॉन्टिनेंटल है और ये हिस्सा प्लेट का क्या है, ओशनिक है। तो प्लेट का वो हिस्सा जो ओशनिक होता है उसके नीचे जो प्लेट होती है, यानी समुद्रों के जो नीचे प्लेट है उसे हम क्या कहते हैं, ओशनिक प्लेट कहते हैं। और कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो प्लेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है जो ओशंस हैं वो जो प्लेट होगी वो क्या होगी, मोटी होगी। और जो ओशनिक प्लेट होगी वो क्या होगी, पतली होगी। क्यों, क्योंकि ओशन क्या है, काफी गहराई में है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, मोटी होती है, और ओशनिक प्लेट क्या होती है, हल्की होती है। लेकिन आपकी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ये होती तो मोटी है लेकिन ये हल्के मटेरियल से बनी है। ठीक है, आपको जैसा पता होगा कॉन्टिनेंट के ऊपर हिस्से में हल्के मटेरियल पाए जाते हैं और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे हैवी मटेरियल मिलेंगे। तो हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ये मोटी होती है लेकिन लाइट वेट रॉक से मिलकर बनी होती है। तो इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ओशनिक प्लेट होती पतली है लेकिन उसके बावजूद भी ये किससे बनी है, ये हैवी मटेरियल से बनी है। इसके जो भी मटेरियल, जो भी रॉक्स हैं वो क्या है, हैवी हैं। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट मोटी होती है लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि वो लाइट वेट रॉक से बनी होती है।
ओशनिक प्लेट पतली होती हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो किससे बनी है, हैवी मटेरियल से वो बनी है। तो याद रखिएगा, ओशनिक प्लेट मोटी हैं पर हल्की हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट पतली हैं पर भारी हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो प्लेट्स कितने तरह की हुई, 2 तरह की हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है हमारा प्लेट मार्जिन्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही किनारे, जो किनारे क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपस में टकरा रही है, तो सारा जो टकरावट होगा, यानी जो सारा कोलिजन होगा, वो किसके साथ होगा, प्लेटों के किनारों के साथ होगा, ठीक है। यानी जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, एक बड़ी प्लेट के जो चारों किनारे हैं, वही किनारे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही किनारे दूसरे किनारों के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। तो अब होगा क्या कि प्लेट जो मूवमेंट है वो 3 तरह का होगा, ठीक है। तो आप कल्पना करिए कि पृथ्वी है, एस्ट्रोनोस्फेयर है, उसके ऊपर आपकी लिथोस्फेयर की 2 परत है। 3 ही तरह की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। 3 तरह की मूवमेंट कौन कौन सी है? पहली जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, यानी जब जो प्लेट है, देखिए दोनों किनारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब दोनों किनारे एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। याद रखिएगा, रचनात्मक किनारा, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, यानी रचनात्मक किनारा कहते हैं। उसे डाइवर्जेंट मूवमेंट भी कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे की समान दिशा में बढ़ें और एक दूसरे से क्या करें, टकराएं। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट। याद रखिएगा, जब 2 लिथोस्फेरिक प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी और टकराएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, या इसे हम कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट को हिंदी में कहते हैं विनाशकारी किनारे, ठीक है। तो पहला हुआ आपका रचनात्मक किनारा और दूसरा हुआ आपका विनाशकारी किनारा। तीसरा जो किनारा है उसमें क्या है कि हो सकता है कि प्लेट ना तो एक दूसरे से दूर जाए और ना ही एक दूसरे से टकराए, बल्कि ये हो सकता है कि जो दोनों प्लेट हैं वो क्या करें, एक दूसरे के अगल बगल सरके। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल, देखिए 2 प्लेट हैं, दोनों प्लेट क्या कर रही हैं, एक दूसरे के अगल बगल सरक रही हैं। इसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। इसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, या इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री, या ट्रांसफॉर्म मार्जिन भी इसे कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संरक्षी किनारा। क्या कहा जाता है, संरक्षी किनारा। यानी जो प्लेटें हैं वो 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उसमें, या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी जिसे हम रचनात्मक कहेंगे, 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी जिसे हम डिस्ट्रक्टिव कहेंगे, या 2 प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरकेंगी जिसे हम कंजर्वेटिव या संरक्षी किनारा कहेंगे। तो प्लेट बाउंड्रीज और प्लेट मार्जिन कितने तरह के हुए, 3 तरह के जो प्लेट मार्जिन हैं वो पॉसिबल हो गए। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने पढ़ा कि प्लेट के प्रकार कितने थे, 2, ओशनिक, कॉन्टिनेंटल, और प्लेट मार्जिन कितने होते हैं, 3, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव। अगर हमारी जो हमारी प्लेट के टाइप हैं, वो अगर मान लीजिए कि हमारी प्लेट केवल ओशनिक होती, ठीक है, या हमारी प्लेट मान लेते हैं कि पूरी पृथ्वी में केवल कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट होते, तो अगर केवल कॉन्टिनेंट होते तो या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से दूर जाती, या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती, या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के अगल बगल सरकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लेट कितनी है, 2 तरह की है। क्योंकि प्लेट 2 तरह की है तो इनसे जो बनेगा कॉम्बिनेशन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो सकता है कि जो 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो वो दोनों ही क्या हो, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, यानी जो कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट हो रहा है वो कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट हो। या ये भी हो सकता है कि जो दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो वो दोनों क्या हो, ओशनिक हो। तो अगर दोनों प्लेटें ओशनिक है तो इसे हम कहेंगे ओशनिक कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। या ये भी हो सकता है कि एक प्लेट ओशनिक हो और दूसरी क्या हो, कॉन्टिनेंटल हो। तो एक जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से दूर जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। क्योंकि प्लेटें 2 तरह की होती हैं इसलिए जो मार्जिन्स होते हैं वो एक मूवमेंट में 3 तरह के मार्जिन हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन जो है वो हो सकता है कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मार्जिन हो, या हो सकता है वो ओशनिक कंस्ट्रक्टिव मार्जिन हो, या हो सकता है कि वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मार्जिन हो। सिमिलरली जो आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। हो सकता है कि 2 टकराने वाली प्लेटें कॉन्टिनेंट हो तो उसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। या हो सकता है कि 2 प्लेटें जो एक दूसरे से टकरा रही हो वो दोनों क्या हो, ओशनिक हो, तो अगर दोनों ओशनिक है तो उसे हम कहेंगे ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। या हो सकता है कि टकराने वाली एक प्लेट ओशनिक हो और दूसरी क्या हो, कॉन्टिनेंटल हो, तो उसे हम कहेंगे ओशनिक कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव
मूवमेंट। तो इस तरीके से हमारा जो मूवमेंट है कंस्ट्रक्टिव वो 3 तरह का हो जाएगा और जो डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट है वो 3 तरह का हो जाएगा। जब हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो हम केवल बात करते हैं कि 2 प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरक रही हैं। तो फिलहाल एक एक करके हम इन सभी को पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप समझेंगे कि हमारी पृथ्वी में जो पर्वत पाए जाते हैं, जो ज्वालामुखी फटते हैं, वो पर्वत कहाँ पाए जाएंगे और ज्वालामुखी क्यों फटेंगे। तो मैंने आपको बताया ये पॉसिबल क्या है, प्लेट मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव में 3 तरह के हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव में 3 तरह के हो सकते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री को या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन को। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जैसा कि हमने बताया कितने तरह की हो सकती हैं, 3 तरह की हो सकती हैं। सबसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मार्जिन या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री क्या होगी अगर आपसे पूछा जाए, जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मार्जिन होगा तो क्या होगा, जमीन में दरार पड़ेगी और दरार पड़ने के बाद वो दोनों जगह क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाने लगेगी, ठीक है। जब पृथ्वी में दरार पड़ती है और दरार पड़ने के बाद वो दूर जाने लगता है, तो मैंने आपको याद है फॉल्ट्स पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी में दरार पड़ेगी और दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में एक घाटी बनेगी, उस घाटी को हम क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली कहेंगे, भ्रंश घाटी कहेंगे। यानी जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो किसका निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अब जब प्लेटें एक दूसरे से टूटती हैं और दूर जाती हैं, तो जब ये टूटती हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशंस पैदा होता है। यानी टूटने के कारण क्या होता है, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं आपकी। यानी जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में से एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या आएंगे, आपके भूकंप आएंगे। यानी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री जहां होगी वहां पे भूकंप आएंगे। हालांकि ये भूकंप बहुत तीव्र नहीं होते, लेकिन 5-6 के आसपास के जो भूकंप है मैक्सिमम 7 तक के भूकंप यहाँ आ सकते हैं। बहुत बड़े भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन छोटे छोटे भूकंप ऐसे क्षेत्रों में आते हैं। साथ ही में जब ये प्लेट मार्जिन टूटेगी और दूर जाएगी, तो जब दूर जाती है तो बीच में काफी जगह गैप क्रिएट हो जाती है, तो पृथ्वी की सतह पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी लेकिन कहाँ होगी, बहुत इंटीरियर में होगी, वो बिल्कुल विजिबल नहीं होगी। तो पृथ्वी की सतह पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। यानी याद रखिएगा, जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट होगी तो क्या बनेगा, रिफ्ट वैली बनेगी, वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होंगी और क्या आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे। अब जैसे इसका एक एग्जांपल जो है उसे हम कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये कॉन्टिनेंट है पूरा और देखिए इसमें दरार पड़ गई है और दरार पड़ने के बाद ये क्या हो गया, गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है। देखिए अभी ये गैप बहुत थोड़ा सा है, आने वाले समय के साथ ये गैप क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो तस्वीरें हैं ये अफ्रीका की तस्वीरें हैं और ये इसे हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो उसके हिस्से लगातार टूट के एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये जो इमेज है ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। ये आपका, आप देखिए, ये अफ्रीका का जो सोमालिया वाला रीजन है वो ये है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो देखिए इन झीलों को एक लाइन से कतार से लगी हुई झीलें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए दिखाई देगा। हो क्या रहा है कि ये जो जगह है यहाँ पे एक दरार पड़ गई है, ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ जा रहा है और ये वाला हिस्सा किस तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। इसी को हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी जो झीलें हैं, क्योंकि उसमें गड्ढा बन जाता है जमीन में तो उसमें पानी जमा हो जाता है जिससे झीलों का निर्माण हो जाता है। आने वाले समय में ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे से और दूर जाएंगे और जब दूर जाएंगे तो वो बीच में एक बड़ा जो है वो रिफ्ट वैली जो है वो क्रिएट होगा। देखिए ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का डायग्राम है, इसे अगर आप देखें तो ये पूरी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है जिसके अलोंग ये वाला हिस्सा इस साइड जा रहा है ईस्ट में और ये वाला हिस्सा किस साइड जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा कि आने वाले समय में ये जब हिस्सा बहुत दूर जाएगा तो सागर का पानी इसमें भर जाएगा और बीच में क्या बन जाएगा, एक मार्जिनल सी बन जाएगा, एक ओशन बन जाएगा बीच में। तो इस तरीके से आने वाले समय में अफ्रीका में करोड़ों साल बाद इस तरीके से बीच में एक जो सी है उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अफ्रीका में ये जगह जहां मतलब जैसे कई सड़कें हैं जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली को क्रॉस करती हैं, तो हर साल क्या हो जाता है, उसके बीच में गड्ढा क्रिएट हो जाता है, तो उसे हर साल वो लोग भरते हैं उसको, क्योंकि प्लेटें लगातार क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये एग्जांपल था कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट का। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये जो बीच में रेड सी वाला ये हिस्सा है, यहाँ पे भी क्या है, ये भी पहले जुड़ा हुआ था आपस में, बीच में एक कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट हुई, ये इलाका इस तरफ गया, ये इस तरफ गया और बीच में रेड सी बन गया। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी पास्ट में कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट का एग्जांपल है। दूसरी जो मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, ओशनिक कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री।
ओशनिक ओशनिक कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री मतलब जब दो प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जा रही हो, वो दोनों अगर ओशनिक हो तो उसे हम ओशनिक ओशनिक कंस्ट्रक्टिव प्लेटें मार्जिन कहते हैं। यानी क्या है कि जब दो ओशनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे ओशनिक ओशनिक कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहा जाता है। अब जब दो ओशनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा, वो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको हैरी हेस के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो, और मैंने बताया था जो ये मिड अटलांटिक रिज है इसके बारे में हैरी हेस ने स्टडी किया था और बताया था कि किस तरीके से यहाँ नीचे से मैग्मा निकल रहा है और इस ज्वालामुखी पर्वत का समुद्र के अंदर निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्लेटें हैं, ये वाला जो प्लेट का हिस्सा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो हिस्सा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिससे बीच में क्या पड़ गई, दरार पड़ गई। और जब इसमें बीच से दरार पड़ी तो नीचे से मैग्मा निकला और मैग्मा समुद्र के पानी के साथ वो तुरंत ही, क्योंकि समुद्र के निचले जो पानी है उसका तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहां पे वो पानी निकला और निकलने के बाद उसे इंटरेक्ट करता है, तुरंत जो अपना मैग्मा होता है, सॉरी आपका मैग्मा निकलने के बाद वो जैसे उसे पानी को टच करता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और वहीं पे जम जाता है, जिससे इसने क्या किया, इस बीच में इस आकार के पर्वत का निर्माण किया। देखिए ये अगर समुद्र का पानी आप खाली कर दें तो आपको इस तरीके से समुद्र जो है वो जमीन की जो सतह है वो मिड अटलांटिक रिज की दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मिड अटलांटिक रिज है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, मिड अटलांटिक रिज जो है वो इस मूवमेंट का एग्जाम्पल है। अब जब जब ओशनिक ओशनिक डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट होगी तो ओशनिक ओशनिक कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट में याद रखिएगा ज्वालामुखी गतिविधियां होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज जो है वो उस एरिया में पाए जाते हैं। साथ में आपके भूकंप भी आएंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि प्लेटें टूट के एक दूसरे से दूर जा रही है और ज्वालामुखी फट रहे हैं। तो आपका ओशनिक ओशनिक कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट में अर्थक्वेक भी आएंगे और वॉल्केनोज भी फटेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मिड अटलांटिक रिज क्या है, इसका एग्जाम्पल है। मिड अटलांटिक रिज वैसे तो समुद्र के अंदर डूबी हुई है, लेकिन एक जगह है जहां पे ये कहाँ आ गई है, सतह पे आ गई, और वो जगह कहाँ है, आइसलैंड। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए आइसलैंड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, वो इतनी ज्यादा हुई कि मैग्मा जमा होते होते कहाँ आ गया, सतह पे आ गया, जमीन की सतह पे आ गया। तो आपका जो आइसलैंड है वो एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज का, वो हिस्सा जो पानी के ऊपर आ गया। इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको अर्थक्वेक पढ़ाए थे, सॉरी जब मैंने आपको वॉल्केनो पढ़ाया था, तो मैंने आपको लाकी इरप्शन बताया था, ठीक है। लाकी इरप्शन में मैंने आपको बताया था 73 का, कि एक दरार पड़ी और दरार से मैग्मा निकला, एक लंबी दरार पड़ी और दरार से मैग्मा निकला और कई 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैल गया, जिससे आइसलैंड की 20% पॉपुलेशन मारी गई। और जब मैंने आपको वॉल्केनो पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वॉल्केनो दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल इरप्शन, दूसरे फिजर इरप्शन। देखिए यहाँ पे जो भी वॉल्केनोस पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, फिजर इरप्शन, क्योंकि बीच में क्या पड़ रही है, दरार पड़ रही है और दरार से मैग्मा क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जो आइसलैंड का निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ है, फिजर इरप्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि आइसलैंड मिड अटलांटिक रिज का हिस्सा है जहां पे दो ओशनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसीलिए आइसलैंड में जो भी वॉल्केनो पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, वो फिजर इरप्शन होंगे, दरारीय उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी होंगे। कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट में जो आपका तीसरा मूवमेंट है वो है ओशनिक कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, यानी जब एक ओशनिक प्लेट एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट से दूर जाए। तो क्योंकि एक ओशन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से दूर जाने का कोई एग्जांपल नहीं मिलता, तो इसलिए हम इस मूवमेंट को स्टडी नहीं करते। यानी कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट में केवल दो एग्जांपल्स मिलते हैं, ओशनिक ओशनिक कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। ओशनिक कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट का एग्जांपल दुनिया में नहीं पाया जाता है। अब हमारा खत्म हो गया कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट के साथ। डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बनते हैं डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट से। डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट में भी तीन आपके कॉम्बिनेशन है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, ओशनिक ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट या ओशनिक कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, तो आप बताएंगे जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट कहते हैं। जब दो प्लेटें कॉन्टिनेंटल, यानी जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो क्योंकि दोनों ही हल्के पदार्थ से बनी हुई हैं, सॉफ्ट इन नेचर है, तो वो टकराती हैं और जो उनका बीच वाला हिस्सा है ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ क्या होने लगता है, उठने लगता है। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस से टकराती हैं तो बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर उठने लगता है, जिससे हमारा क्या बनता है, जिससे हमारे इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये माउंटेन कैसे होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, वलित पर्वत होते हैं। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जहां से वो टकराती हैं वो हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और किसका निर्माण करता है, पर्वतों का निर्माण करता है। यानी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट किसका फॉर्मेशन करते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वतों का निर्माण करते हैं।
जब ये जो माउंटेन्स हैं फोल्ड हो रहे होते हैं और टकराते हैं तो काफी एनर्जी जो होती है वो यहाँ क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कई बार तीव्र भूकंप आते हैं। अब जो इसका एग्जाम्पल है वो हिमालय पर्वत। अब इस डायग्राम में देखिए आप, ये इंडियन प्लेट है निचला हिस्सा, और ये ऊपर वाला कौन सा हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट नीचे से आई और किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो आपका क्या बना, आपके हिमालय माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय माउंटेन किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट का एग्जाम्पल है। हिमालय पर्वत निर्माण कैसे हुआ, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है और काफी न्यू भी है। तो ये जो माउंटेन है, क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो इंडिया है वो 5 सेंटीमीटर हर साल नॉर्थ में खिसक रहा है, तो लगातार जो एनर्जी है वो इस एरिया में क्या होती रहती है, वो क्रिएट होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है, अक्सर भूकंप आता है। इसी वजह से आपने देखा होगा हिमालय में कई बार जो है वो बड़े बड़े भूकंप आते हैं। अभी हाल ही में नेपाल में आपको आया था, याद होगा 2015 में काफी मेजर अर्थक्वेक था, 7.8 इंटेंसिटी थी और करीब 8,000 लोग उसमें मारे गए थे। उससे पहले उत्तरकाशी का भूकंप और बहुत सारे जो भूकंप है वो हिमालय क्षेत्र में आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट होता है तो दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में टकराती हैं और उनके टकराने से नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। हिमालय उसका एग्जाम्पल है। और जब ये मूवमेंट होता है तो आपके भूकंप आते हैं, लेकिन कोई भी ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होती है। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में टकराती हैं, क्योंकि दोनों सॉफ्ट हैं नेचर में, और क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट नहीं होता, इतना टेम्परेचर क्रिएट नहीं होता है कि जो चट्टाने हैं वो मेल्ट कर सकें, इसलिए कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। यही वजह है कि जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट से जो पर्वतों का निर्माण होता है, उन पर्वतों में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। अगर पर्वतों में ज्वालामुखी हैं, यानी वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट से उनका निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, ये हुआ आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ओशनिक ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लैंडफॉर्म जो हैं उनका निर्माण ओशनिक ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट पे होता है। ओशनिक ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट क्या है, जब दो ओशनिक प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो उसे हम ओशनिक ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट कहते हैं। अब इसमें होता ये है कि वो ओशनिक प्लेट, जैसे देखिए दो ओशनिक प्लेट हैं तो दोनों प्लेट क्या है, भारी हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो एक ओशनिक प्लेट हमेशा दूसरे वाले से क्या होती है, दूसरे वाले से हल्की या भारी होती है। जैसे अगर आप ये जापान देखें, ओशनिक प्लेट है जिसके ऊपर ये आपका ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, जिसके ऊपर ये आपका जापान सी है, ठीक है, और ये हिस्सा आपका पैसिफिक का ओपन एरिया है। आमतौर पे देखा गया है कि ओशनिक प्लेट का वो हिस्सा जिसके पास कॉन्टिनेंट है, यानी जिसके पिछले हिस्से में क्या है, कॉन्टिनेंट है, वो कंपैरेटिवली उस ओशनिक प्लेट से हल्की होती है जहां पे पूरा क्या विस्तार है, महासागरों का विस्तार है। ठीक है, यानी वो ओशनिक प्लेट जिनका पिछला हिस्सा कॉन्टिनेंटल है वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली हल्की होती है उन ओशनिक प्लेट से जिन ओशनिक प्लेट के पिछले हिस्से में भी क्या है, ओशन सी है, जो कंप्लीटली ओशनिक प्लेट है। तो होगा क्या कि ये वाला जो हिस्सा है ओशनिक प्लेट का वो कंपैरेटिवली हल्का हुआ और ये भारी हुआ। तो जब दो ओशनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो प्लेट जो क्या है, भारी है, वो हल्की वाले की क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। भारी प्लेट हमेशा याद रखिए कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो वो ओशनिक प्लेट जो कंपैरेटिवली भारी है वो हल्की वाली के नीचे चली जाती है। नीचे जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सबडक्शन कहते हैं। जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, तीव्र भूकंप आते हैं, और हमारा जो आइलैंड आर्क्स है, महाद्वीपीय चाप, उनका निर्माण होता है। महाद्वीपीय चाप याद रखिए, मैंने आपसे बात की थी जब हमने आपको वैगनर का सिद्धांत पढ़ाया था, तो महाद्वीपीय चाप मैंने आपसे उसके बारे में डिस्कशन हुई थी। उनसे सवाल पूछा गया था कि आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उन्होंने कहा था कि जब माइग्रेशन हो रहा होता है तो वो किनारे महाद्वीपों के जो साथ नहीं दे पाते वो आइलैंड आर्क के रूप में छूट जाते हैं। लेकिन उसका वास्तविक फॉर्मेशन अब आप इस सिद्धांत में समझेंगे। और जो जापान है वो क्या है, इसका आइलैंड आर्क का उदाहरण है। अब समझिएगा कि हो क्या रहा है। देखिए दो ओशनिक प्लेट थी, एक ये ओशनिक प्लेट थी और दूसरी ये वाली ओशनिक प्लेट थी। इस ओशनिक प्लेट का पिछला हिस्सा क्या है, कॉन्टिनेंटल है, तो ये क्या हुई, कंपैरेटिवली हल्की हुई। ये क्या हुई, दूसरी ओशनिक प्लेट जो है वो भारी हुई। जब ये दोनों ओशनिक प्लेटें आपस में टकराई तो भारी वाली जो ओशनिक प्लेट है वो हल्की वाले के कहाँ चलेगी, नीचे चलेगी। तो पहली घटना हुई उसे हम क्या कहते हैं, सबडक्शन। तो जो सबसे पहले क्या हुआ, आपका सबडक्शन हुआ। तो जो ओशनिक प्लेट है वो भारी ओशनिक प्लेट जो है वो हल्की ओशनिक प्लेट के नीचे चलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सबडक्शन कहते हैं। अब जब ये प्लेट इसके नीचे जाएगी
तो होगा क्या कि ये दोनों प्लेटें देखिए आपस में एक दूसरे से क्या, यहाँ पे ये जो चट्टाने हैं वो इन चट्टानों से क्या खा रही है, रगड़ खा रही हैं। और खासकर ये जो इसका हिस्सा है, देखिए ये हिस्सा, ये मार्जिन, ठीक है, जहां पे ये दोनों प्लेटें क्या कर रही हैं, एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। ये जो हिस्से होते हैं, ये हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब ये दोनों चट्टानों के जो हिस्से एक दूसरे से टकराते हैं, तो जो सारी रगड़ होती है वो इन्हीं इलाकों में होती है, सारी फ्रिक्शन इन्हीं इलाकों में होती है। तो यहाँ से क्या होते हैं, अर्थक्वेक जो होते हैं बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं। अगर आप एक एक प्रोग्राम करें और आप अर्थ के जो फोकस है उसको अगर मेजर करें, आप मैथमेटिकली उसको काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थ के फोकस को मेजर करें और उसको, यानी अगर आप ओशनिक ओशन डिस्ट्रक्टिव मार्जिन के आसपास अर्थ के फोकस को मेजर करें और उसे कंप्यूटर ग्राफ में आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप उसे बेसिकली वर्टिकली अगर आप उसे प्लॉट करें जमीन में, जैसे जैसे गहराई में नीचे जा रहे हैं वैसे, तो आप पाएंगे कि ये जो अर्थक्वेक के जो फोकस हैं वो इस तरीके से एक डिग्री, एक 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। वो जो 45 डिग्री का एंगल है वो किसको दिखा रहा है, वो उस क्षेत्र को दिखा रहा है जिनमें आपस में एक दूसरे से रगड़ हो रही है। और ये जो हिस्सा होता है, याद रखिएगा, जो सबडक्टिंग प्लेट का जो अपर मार्जिन है, सारी रगड़ जो होती है वो यहीं पैदा होती है। ये जो सबडक्टिंग प्लेट का अपर मार्जिन है, इसे हम लोग कहते हैं बेनियोफ जोन। क्या कहा जाता है, बेनियोफ जोन। एक जियोलॉजिस्ट हुए बेनियोफ, जिन्होंने इस सिद्धांत को डेवलप किया था, उन्हीं के नाम पे इसको बेनियोफ जोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेनियोफ जोन। तो दूसरी चीज जो आपकी बनी वो क्या बनी, बेनियोफ जोन। तो पहला आपका सबडक्शन हुआ और दूसरा क्या हुआ, बेनियोफ जोन। जैसे जैसे ये जो प्लेट है, सबडक्टिंग प्लेट नीचे जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ इस ओशनिक प्लेट का जो हिस्सा है वो क्या होने लगता है, हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होने लगता है। जब हाई टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होने लगता है तो वो क्या बनाता है, मैग्मा चैम्बर्स को बनाता है। किसको बनाता है, मैग्मा चैम्बर्स। पुराने समय में वैज्ञानिकों को लगता था कि जो मैग्मा है वो पृथ्वी के कोर से आ रहा है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये जो प्लेटों का इंटरेक्शन है, इस प्लेटों के इंटरेक्शन की वजह से क्या बनता है, मैग्मा बनता है। जब हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बना रहे थे तो मैंने आपको पढ़ा था, जब ओशनिक प्लेटें तो उससे दूर जाती हैं तो भी मैग्मा चैम्बर्स बनते हैं, नीचे मैग्मा बनता है और फिर मैग्मा बन के ऊपर आता है। तो जब ये प्लेट सबडक्ट करती है तो इसका एक हिस्सा क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद वो क्या बनाता है, मैग्मा चैम्बर्स को बनाता है। इन मैग्मा चैम्बर्स को हम हॉटस्पॉट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हॉटस्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। तो तीसरी चीज जो आपकी बनी वो आपकी क्या बनी, हॉटस्पॉट बना। तो सबसे पहले आपका सबडक्शन हुआ, दूसरा आपका बेनियोफ जोन बना, और तीसरा आपका क्या बना, हॉटस्पॉट्स बना। हॉटस्पॉट्स कई तरह के होते हैं। एक हॉटस्पॉट तो जियोलॉजी वाला हॉटस्पॉट हो गया, दूसरा हॉटस्पॉट आप सबके मोबाइल में है और मेरे मोबाइल में भी है, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, आपका नेट चला रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है ये यूएस में शुरू हुआ था। वो बेसिकली वो करते क्या थे कि जैसे पब्लिक फोन होता है ना पहले, वैसे क्या हुआ करता था, हॉटस्पॉट हुआ करता है। बस आप अपना लैपटॉप लेके जाइए और तार से उसको जोड़ लीजिए उस हॉटस्पॉट से, और अपना मोबाइल जो है वो, अपना जो लैपटॉप है वो चलाने लगिए। आने वाले समय में जो हॉटस्पॉट्स है उनको वायरलेस कर दिया गया, लेकिन उन्हें अभी भी क्या जाता है, हॉटस्पॉट कहा जाता है। एक और हॉटस्पॉट होता है, जिस हॉटस्पॉट्स को हम बायोडाइवर्सिटी में जिसकी बात करते हैं, एक बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट्स होता है। जब आपको मैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट्स होते हैं वो कौन से हॉटस्पॉट्स होते हैं। तो इस तरीके से तीसरी चीज क्या बनती है, हॉटस्पॉट बनता है। अब उसके बाद क्या होती है कि जैसे ये मैग्मा जो चैम्बर बना, तो क्योंकि जब ये आपका मैग्मा फॉर्म होता है, तो मैग्मा फॉर्म होने के बाद क्या होता है, जब सी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से उनका जो एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब ये मैग्मा चैम्बर बनते हैं तो ये अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह में एक दरार बनाते हुए वो मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है। और उठने के बाद मैग्मा क्या करता है, एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है समुद्र के अंदर और मैग्मा निकलता है। अब क्योंकि लगातार ये प्लेट सबडक्ट कर रही है तो लगातार हॉटस्पॉट्स को जो नया मैग्मा है वो मिल रहा है, क्योंकि लगातार मैग्मा इसमें ऐड होते जा रहा है। और क्योंकि मैग्मा लगातार ऐड हो रहा है तो लगातार जो ये मैग्मा है ये ऊपर की तरफ उठता है और ज्वालामुखी विस्फोट लगातार होते रहते हैं। और फिर धीरे धीरे एक जो द्वीप है वो समुद्र के ऊपर क्या करता है, दिखाई देता है। इन द्वीपों को हम क्या कहते हैं, आइलैंड आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, महाद्वीपीय चाप। तो जो चौथी चीज बनती है वो क्या बनती है, आपकी आइलैंड आर्क्स बनते हैं, ठीक है। अब आप कल्पना करिएगा कि जो एक पूरी प्लेट है वो दूसरी प्लेट से टकरा रही है, और टकराने के बाद नीचे हॉटस्पॉट बन रहा है और वही ऊपर उठ रहे हैं, और जिनसे क्या बन रहा है, आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चौथी चीज आपकी क्या बनी, आइलैंड आर्क बने। और इन्हीं आइलैंड आर्क्स के साथ क्या होंगे, सारे ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं वो होंगी।
अब अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो इन दोनों प्लेट के बीच में ये गैप सा बन रहा है, ठीक है, ये गैप सा बन रहा है, ये घाटी जैसी बन रही है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कहते हैं। क्या कहा जाता है, ट्रेंचेस। तो दो प्लेट के जब टकराती हैं तो उन प्लेट्स के बीच में क्या है, जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंचेस। याद रखिएगा, लिथोस्फेरिक प्लेट 100 किलोमीटर मोटी है, जब टकराएगी और टकरा के एक दूसरे के अंदर जाएगी तो देखिए बीच में क्या बना, एक गैप बनी, एक घाटी बनी, ठीक है। तो देखिए प्लेट टकराई और टकरा के जब नीचे सबडक्ट करी तो बीच में क्या बनी, एक घाटी बनी। इसी घाटी को हम क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कहते हैं। तो आपकी पांचवी चीज जो बनी वो क्या बने, ट्रेंचेस बने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सबडक्शन हुआ, बेनियोफ जोन बना, हॉटस्पॉट्स बने, आइलैंड आर्क बना और क्या बना, ट्रेंचेस बना। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये बनते हैं जब दो ओशनिक प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। चलिए, तो अब ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में इन सारी जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण होता है। जापान क्या है, इसका उदाहरण है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जापान है, ठीक है, ये पूरा जापान है। पूरा जापान क्या है, आइलैंड आर्क है। ये जो पूरी प्लेट है ये पैसिफिक प्लेट है। ये प्लेट 9 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से आगे बढ़ रही है और ये क्या कर रही है, टकरा रही है। किससे टकरा रही है, ये जो आपकी यूरेशियन प्लेट का जो ये वाला हिस्सा है जो कि ओशनिक है उससे टकरा रही है। टकराने के बाद वो प्लेट नीचे सबडक्ट कर रही है और नीचे सबडक्ट करने के बाद उसमें क्या बन रहा है, मैग्मा बन रहा है, जो मैग्मा ऊपर आके क्या है, जम जा रहा है, जिससे क्या है, जापान का निर्माण हुआ है। यही वजह है कि जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं और जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्लेटें हैं आपस में क्या कर रही हैं, सबडक्ट कर रही हैं। और जहां पे सबडक्शन होता है उसके थोड़ा दूरी पे क्या मिलते हैं आपको, आइलैंड आर्क मिलते हैं। और आप अगर ओपन जो सी है उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो कुछ दूरी पे आपको क्या मिलेगा, जैसे अगर आप जापान में खड़े हैं ओपन सी के सामने तो कुछ दूरी में आपको क्या मिलेगा, एक ट्रेंच मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये ट्रेंच है इसी को हम मरियाना ट्रेंच कहते हैं। और इसी ट्रेंच में एक बहुत गहरा डीप है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। ट्रेंच और डीप में क्या अंतर होता है, वही अंतर होता है जो माउंटेन और पीक में होता है। हिमालय क्या है, माउंटेन है, मरियाना क्या है, ट्रेंच है, और एवरेस्ट क्या है, पीक है, और आपका जो चैलेंजर है वो क्या है, डीप है। जैसे एक पर्वत में कई पीक्स होते हैं वैसे ही एक ट्रेंच में कई डीप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो मरियाना ट्रेंच में जो चैलेंजर डीप है वो दुनिया का सबसे गहरा क्या है, डीप। ये आपकी हुई ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। अब हम लोग अगले मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसे कहते हैं ओशनिक कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। ओशनिक कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव क्या मूवमेंट क्या होता है, जब एक ओशनिक प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो उसे ओशनिक कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट होते हैं। और आइलैंड आर्क को छोड़ के वो सारी घटनाएं होती हैं जो ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट में जो हो रही थी। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आता है, माउंटेन्स बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एंडीज पर्वत जो है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि जब एक ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो कौन सी प्लेट सबडक्ट करेगी, हमेशा ओशनिक प्लेट सबडक्ट करेगी, क्योंकि ओशनिक प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट से भारी होती है। तो जब एक ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो जो ओशनिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। ये देखिए ये एग्जांपल है ओशनिक कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट का। ये ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक की ओशनिक प्लेट है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। तब ये ओशनिक प्लेट टकरा रही है तो सबसे पहला क्या हुआ, सबडक्शन हुआ। उसके बाद आपका बेनियोफ जोन बनेगा और क्या बनेंगे, आपके हॉटस्पॉट्स बनेंगे। हॉटस्पॉट्स ऊपर की तरफ उठेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो कॉन्टिनेंटल प्लेट बहुत सॉफ्ट है, तो बेसिकली ओशनिक प्लेट क्या करेगी, धक्का देगी कॉन्टिनेंटल प्लेट को। तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो अगला हिस्सा है इसमें फोल्ड्स पड़ जाएंगे और किसका निर्माण होगा, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा। अब ये जो मैग्मा है ये और ऊपर उठेगा, जब ये ऊपर उठेगा तो इसको माउंटेन्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो फिर माउंटेन्स में जगह बनाते हुए माउंटेन से वॉल्केनिक इरप्शन होगा। अगर आप देखें एंडीज पर्वत क्या है, इसका एग्जांपल है। और एंडीज पर्वत को आप देखें तो एंडीज पर्वत में बहुत सारे जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और एंडीज पर्वत में जो वॉल्केनोज हैं उनके पाए जाने का एक मेन रीजन क्या है कि वहां पे एंडीज पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट की वजह से हुआ है। इसीलिए एंडीज पर्वत में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे जो एक्टिव वॉल्केनोज है वो पाए जाते हैं। दूसरा वो पर्वत जो
समुद्रों के खत्म होते ही स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारे पर्वत उदाहरण किसका होते हैं? ओशनिक कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट का उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब बन रहा है जो ओशनिक ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट पे बन रहा है, एक्सेप्ट आइलैंड आर्क। वहां आइलैंड आर्क नहीं बन रहा है, वहां पे क्या बन रहे हैं? वहां पे फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, और ये फोल्ड माउंटेन्स वो हैं जहां जिसमें क्या पाए जाते हैं? एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं। तो आपका सबडक्शन होगा, बेनियोफ जोन बनेगा, हॉटस्पॉट्स बनेंगे, और आपके फोल्ड माउंटेन बनेंगे, और आपके वॉल्केनोस पाए जाएंगे, और जो अर्थक्वेक है वो भी आएंगे। ऐसे क्षेत्रों में भी जो अर्थक्वेक आते हैं वो बहुत तीव्र अर्थक्वेक आते हैं। चिली वगैरह में 1960 में अर्थक्वेक आया था, अभी 2015 में भी चिली में एक अर्थक्वेक आया था। तो यहाँ पे भी 9 की इंटेंसिटी का या मैक्सिमम 9.5 तक की इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक हैं वो इस रीजन में आते हैं। ये देखिए, ये आपका साउथ अमेरिका है, और ये देखिए ये क्या है? आपके एंडीज पर्वत पूरे हैं। ये देखिए सैटेलाइट की तस्वीरें हैं एंडीज पर्वत की। तो देख रहे हैं बिल्कुल समुद्र खत्म हो रहा है, और ये जो आपके एंडीज पर्वत हैं बिल्कुल समुद्र के साथ क्या है? लगे हुए हैं। तो जो आपके कॉन्टिनेंटल ओशनिक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट में जो माउंटेन्स बनते हैं वो ओशंस के कहाँ पाए जाते हैं? किनारे में पाए जाते हैं। एंडीज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब तीसरी प्लेट मूवमेंट आती है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन में मैंने आपको बताया था कि इसमें होता क्या है कि दो जो कॉन्टिनेंट के हिस्से हैं वो एक दूसरे के अगल बगल से गुजरते हैं, एक दूसरे के अगल बगल खिसकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो सैन एंड्रियास फॉल्ट है। एक बहुत ही फेमस मूवी है सैन एंड्रियास। कभी अगर आपको मौका मिले तो आप देखिएगा, तो वहां जो अर्थक्वेक के बारे में काफी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि बहुत कुछ फिक्शनल भी है उसमें, लेकिन फिर भी एक बेसिक जानकारी जो है वो आपको सैन एंड्रियास के बारे में मिल जाएगी। तो ये क्या है? ये बेसिकली सैन एंड्रियास फॉल्ट है, और ये दोनों जो हिस्से हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अगल बगल ये सरक रहे हैं। तो जिसकी वजह से सैन एंड्रियास कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये जब मूवमेंट होता है तो आपके वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं, कोई वॉल्केनोज नहीं पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। और साथ में ये जब मूवमेंट होता है तो दो चीज बनती है, फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स। फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स के बारे में जब मैंने आपसे फॉल्ट जब आपके साथ हमने पढ़ा था, तो फॉल्ट एंड फ्रैक्चर के बारे में हम लोग का डिस्कशन हुआ था। मैं फिर से बता देता हूँ, फॉल्ट क्या है आपके? जब विजुअल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, चट्टानों में के बीच में क्या हो जाए? विजुअल डिस्प्लेसमेंट, दिखने लगे गैप, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। और जब बस एक लकीर दिखाई दे, जैसे अभी दिखाई दे रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। तो जब आपका कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट होता है तो फॉल्ट एंड फ्रैक्चर के फॉर्मेशन होता है। ये देखिए सैन एंड्रियास फॉल्ट का डायग्राम है, ये कैलिफोर्निया में है, और ये रेड लाइन जो है वो सैन एंड्रियास फॉल्ट को दिखा रही है। ये इसका एक हिस्सा है, और ये क्या है? उसका दूसरा हिस्सा है। और देखिए एक दूसरे के अगल बगल क्या है? दोनों जो मूवमेंट है वो एक दूसरे के अगल बगल हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, अगर आप देखें तो ये देखिए सैन फ्रांसिस्को शहर है, जो कि बहुत ही फेमस शहर है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। और दूसरा शहर एक बहुत फेमस शहर है, अगर आपने नाम सुना हो, लॉस एंजलिस का, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को जो आपका जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है, इसके ईस्ट में है, और जो आपका लॉस एंजलिस है वो कहाँ है? वेस्ट में है। और दोनों मार्जिन जो है उसमें मूवमेंट कैसा हो रहा है? एक दूसरे के अगल बगल में हो रहा है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि सैन फ्रांसिस्को शहर हर साल कुछ ना कुछ लॉस एंजलिस के क्या हो जा रहा है? पास आ जा रहा है, क्योंकि मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। ये पता कैसे चलता है? जो आपके जीपीएस इंस्ट्रूमेंट आपके मोबाइल में लगे होते हैं, ये बहुत हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हर साल जो है इन जो इंस्ट्रूमेंट है, जीपीएस इंस्ट्रूमेंट है, उनको क्या करता है? मैप को अपना बदलना पड़ता है, क्योंकि वो 20 सेंटीमीटर लगभग हर साल ये जो शहर है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो 20 सेंटीमीटर अगर आप 10 साल उसको मैप ना करें तो वो कई मीटर चला जाएगा। तो जो सड़कें हैं वो खिसकने लगेंगी, शिफ्ट होने लगेंगी। तो हर साल जो मैप है इनके आसपास का, उसको करेक्ट किया जाता है मूवमेंट के साथ। तो ये जो शहर है वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? सैन एंड्रियास एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें आपका मिडिल ईस्ट डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, न्यूजीलैंड अल्पाइन फॉल्ट है, पाकिस्तान चमन फॉल्ट है, टर्की नॉर्थ एलेटोनियन फॉल्ट है, नॉर्थ अमेरिका की क्यूंस शार्लोट जो फॉल्ट है वो इसका एग्जांपल है। अब इसके क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कोई खास क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन जो इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि लिथोस्फीयर की जो मोटाई है, जिसे हम अंदाजा लगा रहे हैं 100 किलोमीटर, इसके बारे में हमें ठीक से जानकारी नहीं है। यानी भी बहुत सारी जो स्टडीज है हमें करना है और पता करना है कि एक्चुअली लिथोस्फीयर की जो एक्चुअल मोटाई है वो क्या है। दूसरी जो इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो कन्वेक्शनल करंट की हम बात कर रहे हैं, जिससे हम कह रहे हैं कि प्लेटों को बल मिलता है मूवमेंट का, उस कन्वेक्शनल करंट के बारे में जो हमारे अभी ज्ञान है वो काफी अधूरा है, इनसफिशिएंट नॉलेज है हमें। तो अभी हमें काफी स्टडी करना है कन्वेक्शनल करंट को, और ये समझना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, या एक्चुअली वो काम कर रहे हैं कि वो नहीं कर रहे। यानी
कन्वेक्शन करंट्स के बारे में अभी जो हमारी जानकारी है वो क्या है, अधूरी है। तो यही था प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। अब अगर आपके कोई सवाल हो तो वो लिए जा सकते हैं। आप